इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि जो समंदर से टकराए उसे चट्टान कहते हैं और जो चट्टान से टकराए उसे इरफान कहते हैं। वाह 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 वाह। और इरफान के छूटने पर उनके शागिर्द कह रहे थे कि शेर आया है, इसका इस्तकबाल तो गोलियों से होगा, गोलियों से। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एसएन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसएन सिंह का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबह सपा के। दयाराम जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, ये योग है, प्रयोग है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग अपराधों में गिरफ्तार हुए अलग अलग लोग, सबने कमोबेश सितंबर में जमानत पाली। ये ज्योतिष का, नक्षत्रीय गणना का योग है, ये सियासत का संयोग है, प्रयोग है, क्या है? क्योंकि किसी कॉमन आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही कि सब इकट्ठे, मतलब अलग अलग अदालतों में केसेस हैं, अलग अलग जजों ने जमानत दी है, लेकिन संयोग देखिए सब सितंबर में ही बाहर। अब तो लोग कह रहे रमाकांत यादव भी आ ही जाएंगे, अब क्या है? मनीषा वाजपेयी जी। जी, सर्वप्रथम नमस्कार आपको, धन्यवाद आपके चैनल को। बहुत बेहतरीन, बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब चुनावी वर्ष आ चुके हों और इस तरह की एक के बाद एक जमानत मिल रही हो विपक्ष के उन लोगों को, जिनके जो कभी ऐसा लगता होगा सत्ता पक्ष को कि उनके लिए वो खतरा हो सकते हैं, और उनको सभी को जमानतें मिलती चली जा रही हैं, तो अब इसको संयोग तो नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कुछ प्रयोग ही है। वैसे तो जमानत मिलना एक अदालती प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत ही जमानत मिलती है, लेकिन राजनीति के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बुनता कौन है और उसमें उलझता कौन है, फंसता कौन है। अगर ये कहानी बुनी गई है सत्ता पक्ष के द्वारा कि चलिए एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाना चाहिए, किन्हीं भी कारणों से अगर ये लोग अंदर थे तो अब एक इनको जमानत का मतलब हो गया, आपको सांस लेने की एक स्थान मिल गया, एक जगह मिल गई। तो सत्ता पक्ष मुझे लगता है कि इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसको लगता है कि इनके बाहर आने से भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, और एक देखना भी चाहते हैं, प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अब दूसरी तरफ आता है विपक्ष। विपक्ष ने क्या किया, ये क्या मैसेज दे सकते थे और क्या मैसेज नहीं दे पा रहे। इन्होंने अवसर की तरह इसको मुझे लगता है कैश करने में थोड़ी सी एक लापरवाही बढ़ती है या एक निरुत्साह दिखाया है। इनके बहुत बड़े बड़े नेता बाहर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डर सत्ता पक्ष को ना होकर के विपक्ष को हो गया है कि अगर ये अंदर थे तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि हम एक सिंपैथी गेन कर रहे थे इनके अंदर रहने से। बाहर आने पर क्या है कि इन्होंने एक तो पहले जब ये लोग अंदर थे तो कोई भी ऐसी जमीनी इन्होंने आंदोलन नहीं किए, कोई ऐसे प्रयास नहीं किए कि ये लोग बाहर आते। और बाहर आने के बाद आपने इरफान सोलंकी जी को भी सुना, आजम खान जी को भी सुना, इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी की जीत हुई, हमारी पार्टी के अथक प्रयासों से हम आज बाहर आए हैं। इन्होंने अल्लाह को जो है शुक्रगुजार वो हुए और अपने परिवार वालों के लिए शुक्रगुजार हुए या अपनी विधानसभा के लिए हुए। तो अब बात यह है कि विपक्ष है ये इसको एक अवसर क्यों नहीं बना पाया, उनको बाहर आने पे इसको एक राजनीतिक उत्सव की तरह उन्होंने नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस अवसर को अभी उतना इनकैश नहीं कर पा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो अपना एक निडर दिखा रहा है कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अंदर थे और इनके अंदर रहने से, बाहर आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं और काम के कारण हम वापस आएंगे। ठीक है मनीषा जी। डॉक्टर दुबे के पास चलूंगा। दुबे जी, आप लोगों से जब हम कहते थे कि भाई फलाने तो जेल में है तो उसमें ये क्या करें सरकार वाले, तो आप कहते अग्निहोत्री जी आप भी, अरे सरकार ही तो जमानत नहीं होने देती है, इन्होंने अंदर भेजा, ये जमानत नहीं होने दे रहे। और आपके जो बड़े नेता थे, आप तो यहां रुक जाते थे, आपके बड़े नेता थे वो और आगे छलांग मारते थे, वो कहते थे अदालतें भी तो भाजपा की उसमें हैं, जेब में। तो ये बात जब ननकू को के सामने रखी गई और रज्जाक के, तो वो तो पागल हो गए
बोले भैया अदालतें भाजपा की जेब में और जमानत आजम खान को, उल्टे बांस बरेली को। तौकीर रजा अंदर गए, बात समझ में आती, लेकिन आजम बाहर आ गए। और अखिलेश जी और राहुल जी कहते अदालतें क्या है, अदालतें तो भाजपा की जेब में है। दुबे जी अब ये बात एटा इटाबा हम कैसे समझाओगे? टीवी पे समझा भी लो, मान लो जो गुड्डू वहां छोले कुलचे बेच रहा है एटा में, इटावा में, उसे कैसे समझाओगे कि रामेश्वर जोगिंदर कैसे बाहर आ गए? क्योंकि आपने तो कहा था कि भाजपा ने इनको अंदर भेजा और भाजपा ही बाहर नहीं निकलने दे रही। तो अब ये भी तो कोई कह सकता है कि कुछ भाजपा से बातचीत हो गई है टॉप पर कि भाई हमने 10 की लिस्ट भेजी, बोले ये 10 नहीं लेकिन 8 निकाल देंगे। ऐसा कुछ सेटिंग मेटिंग गेटिंग है क्या दो जी? कुछ तो गड़बड़ है। एक सीरियल आता है ना जिसमें वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। दुबे जी जी बोलूं? जी जी बिल्कुल, चलो फिर जनता आपको सुनना चाह रही है कि क्या गड़बड़ है, ये तो पता लगे जी। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे तो ये तो विदित है, सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की पद्धति पर काम कर रही है अमुक चीजों में। जैसे आपको भी शायद याद होगा, हमने भी पढ़ाई है, हम जो पढ़ी है वही बात बता रहा हूँ कि अगर उस समय इतना डंका था इंदिरा जी का, जिसको चाहे उसको वो चीफ जस्टिस बना दें, तो ये तो मामूली चीज है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने भी वही पैटर्न अपनाया है, चाहे वो सीबीआई का मामला हो, ईडी का मामला हो, न्यायालय का मामला हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, हर जगह ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हर कोई दबाव में आके ही डिसीजन ले लेगा। ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि कम से कम हमारे नेता निकल के आ रहे हैं, सबको जेल से बाहर आ रहे हैं और अपनी राजनीति करेंगे। निश्चित तौर पर ये हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। और जहां तक मोहतरमा ने बोला कि पार्टी खुश, पार्टी के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अरे भाई मैडम, हम क्या करेंगे ये हम सबको जग जाहिर थोड़ी नहीं करेंगे कि हम ये कर रहे हैं इनके लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होके ही रह के ही काम किया जाता है, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन खैर ठीक है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूरा पार्टी एक परिवार है और हम निश्चित तौर पे अगर हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति दुखी होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो असर पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इससे हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। अब बात जो आप कर रहे हैं कि इधर एकदम लगातार हो रहे हैं, संजोग है क्या है? देखिए, कई महीनों में पकड़े गए भैया, एक मिनट, कई सालों में पकड़े गए और एक ही महीने में सब बाहर आ गए। अब ये बात मुझे ये समझ में आ जाए। ये अगर आप अगर कुदरत को मानते होंगे तो इसको कह सकते हैं कि कुदरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज जला था अहमदाबाद में, उसमें एक व्यक्ति बच भी गया था। इतने 1 लाख लीटर पेट्रोल में, 1 लाख लीटर पेट्रोल में अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, जहां सिर्फ उसकी लपेट में आ जाओ तो जल जाओगे, तो ये तो क्या है कि ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है। परेशानियां इंसान को आती हैं, निश्चित तौर पर हम इंसान हैं, परेशानियां हम झेलेंगे। ठीक है, दोबारा आता हूं मैं, दयाराम भार्गव जी के पास चलूं, फिर एसएन सिंह साहब के पास। लेकिन एक दो बात कहूंगा भाई, ऊपर वाला भी गजब छुट्टी के मूड में था। उसने कहा अपने सेक्रेटरी से कि अरे सपा की सारी फाइलें ले आओ यार, हैं इसी सितंबर में क्लियर करनी है, बाकी कोई काम ही नहीं। बोले सपा की ले आओ, बोले बाकी पार्टियों के, बोले बाकी नहीं है, सपा वाले लाओ। ओके, ग्रांटेड। खैर, एक बात मैं सपा दुबे जी से कहूंगा कि ये अल्लाह की मर्जी से छूटे, आपके मुताबिक ऊपर वाले के करिश्मे से छूटे हैं, ठीक बात है, मैं इस पे प्रतिवाद नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है। आपने कहा 1 लाख लीटर हाई स्पीड फ्यूल में भी आदमी बच जाता है, ठीक बात है। लेकिन अगर ये जो 5, 6, 7 छूटे हैं और रमाकांत छूटने के उसमें हैं, देहरी पर हैं,
अगर ये मान लीजिए 2, 4, 5, 10 दिन में इनमें से फिर अंदर जाने लगे और ग्रह गोचर बदल जाए, तब आपको इतने ही कूल होके ठंडा ठंडा कूल कूल अंदाज में कहना होगा इस मंच पर कि अमिताभ जी काहे को मरे, क्या है इसमें, कुछ नहीं, कौन लाया, क्या लाया, कौन ले जाएगा साथ, प्रभु की कृपा थी, आ गए, प्रभु की कृपा से अंदर चले गए। तब ये नहीं चलेगा कि अरे भाजपा वालों ने षड्यंत्र किया है। तब आप इतने ही कूलली ये स्वीकार कर लीजिएगा सार्वजनिक मंच पर कि ठीक है, लाई वो है ना, लाई हयात, लाई हयात आए कजा ले चली चले, चले अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। क्या फिर ये बोल देना शेर, हम सैल्यूट कर लेंगे कि भाई आपका धार्मिक भाव मजबूत है। तब ये न कहिएगा कि नहीं यशवंत सिंह ने जेल भिजवा दिया दोबारा से। भार्गव साहब, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो बात दुबे जी कह रहे, हो सकता है वही हो, अलौकिक हस्तक्षेप हो, ये डिवाइन इंटरवेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये बात पडरौना में, कुशीनगर में, आजमगढ़ में, बबेरू में कैसे समझ में आएगी आम आदमी को? वो कहे भैया सबकी सब सितंबर में छूट गए हैं, इसके पीछे कछु है नहीं। अलग अलग अपराधों में अलग अलग समय पर पकड़े गए, अलग अलग अदालतों में मामले हैं, अलग अलग बेंचों से जमानतें हुई हैं। भार्गव जी, कोई खेला है इसके पीछे क्या? और है तो जरा डिकोड करो भाई। देखिए अमिताभ भाई, इसमें कोई खेला नहीं है जी। ये शासन प्रशासन और अदालती कार्रवाई है। जिसको जैसा साक्ष्य मिला उस FIR में जो दर्ज था उसमें उन लोगों को जमानत मिलता गया और लोगों को न्यायिक आर्डर मिला। ये सतत प्रक्रिया है, कानून का अपना काम है, शासन प्रशासन का अपना काम है, वो करें। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति की चर्चा जरूर करें, हम राजनीतिक लोग हैं। हाँ, यह मैं कहूंगा, एक गाना चला था अमिताभ भाई, अपने ही गिराते हैं नशे मन के विरुद्ध। तो आज समाजवादी पार्टी के बड़े प्रमुख नेता अखिलेश यादव जी आजम खां को बड़े नेता मानते ही नहीं है। अगर मानते तो उनसे मिलने जरूर जाते, अब तक मुलाकात नहीं हुई। दूसरी बात, अगर हम पटाक्षेप की बात करें तो इरफान सोलंकी इस अंदाज में जो छूटे हुए व्यक्ति है, किसी ने नहीं कहा कि सपा के मुखिया के द्वारा, समाजवादी कार्यकर्ताओं के मेहनत के द्वारा हम लोगों को जमानत मिली, हम जल्द गए, किसी ने नहीं कहा। जो भी निकल के आ रहा ऊपर वाले का ही नाम ले रहा है। इसलिए ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी हिटलरशाही से, अपने बड़े पुराने गद्दावर नेता, जिन नेताओं के कहने पर 4-4 बार सरकार बनी, तो अखिलेश यादव जी उन्हीं लोगों की अनुकंपा पे सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाई। लेकिन वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आज अपने बड़े नेताओं को आपने बिल्कुल कितना सा छोटा सा बना के रख दिया, जो गद्दावर ने। अब बात आती है कि राजनीतिक की, अगर हम देखें तो चाहे गायत्री प्रजापति रहे, याद करिए उन पे बलात्कार का मां बेटी का आरोप लगा, लेकिन मिलने स्वयं जो है मुलायम सिंह यादव गए। या उदाहरण के तौर पर राजा भैया मायावती के शासनकाल में पोता लगा जेल में थे, जैसे सरकार बनी मुलायम सिंह, उनको जैसे रिहा करने का आदेश करवाया, तो जाकर के स्वयं अपने को भेजने का काम किया, मिलने का काम किया। लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता शिवपाल चचा जी है, राम गोपाल यादव जी है, तो दूसरे नंबर के सपा में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, राम गोपाल माने जाते हैं। हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करने में बहुत आगे रहते हैं, क्या कोई ऐसी बात है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या राम गोपाल यादव को ये नेता जो है समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाई देते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लिए ये लोग कूड़ेदान हो गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी को ये वोट नहीं दिला सकते? या उनकी राजनीतिक द्वंद्वता को खत्म करना चाहते हैं? यह विषय और यह प्रश्न तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आएगा कि जो व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, उसको मूवमेंट को बढ़ाने काम किया, 4 बार। ठीक है भार्गव जी, मैं इसका उत्तर दुबे जी सोच के रखेंगे। ठीक है दयाराम जी, अभी रुकना होगा, उत्तर दुबे जी सोच के रखेंगे। गंभीर आरोप है, लेकिन आजम खान की बात पर एक बात मैं कहूंगा,
मैं तो आजम खान साहब के डायलॉग डिलीवरी पर बिल्कुल निसार हो जाता हूं। भारत की राजनीति में कोई नेता उनके आसपास नहीं जिसके पास ऐसे डायलॉग का खजाना हो। कसम भगवान की, दिल जीत लेते हैं। हा? सिनेमा में होते हैं तो सबकी दुकान बंद कर देते, सलीम जावेद, कादिर खान सब छोड़ के भाग जाते। इनसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता आजम भाई से ना। दयाराम भार्गव कह रहे थे कि आजम खान जैसे बड़े नेता। आजम खान ने अभी कल कहा, दुबे जी सुनिए, सिंह साहब आ रहा हूं, आपके काम की बात है। उनसे कहा गया कि अखिलेश जी आएंगे आपके यहाँ 8 तारीख को। तो उन्होंने कहा मैंने अखबार में पढ़ा है। समझिए, मैंने अखबार में पढ़ा है। बोले नहीं, उनने ट्वीट भी किया था, ऐसा कुछ बताया रिपोर्टर ने। बोले अच्छा जी ठीक है, बड़े आदमी हैं, आएंगे तो अच्छा है। मैं तो छोटी सी गली में रहने वाला, मैं उनके शब्द उद्धृत करो, मैं तो छोटी सी गली में रहने वाला खादिम हूं। जो लोग खादिम का अर्थ नहीं समझते वो उनको बता दूं, नौकर, गुलाम। क्या बोले? मैं तो खादिम हूं। बरसात में 2-2 फुट पानी भर जाता है मेरे घर में। बड़े लोग आएंगे तो ठीक है। दुबे जी ये कह रहे हैं चचा, और फिर उनने आंखें भी थोड़ी गीली कर ली। क्या लो, जो कुछ बची थी वो आंखों से बात कही थी, झेलो। मैंने पहले कहा था ये 8 तारीख का मुहूर्त क्यों निकाले, 23 को आजम खान झूठे, आपने 8 का मुहूर्त निकाला। आपको रेलवे में रिजर्वेशन कराना है कि टिकट वो 8 तारीख की मिल रही थी। आप तो अपने जहाज से जाते हो महाराज सब जगह। दुबे जी आप अमिताभ अग्निहोत्री हो नहीं कि भाई टिकट नहीं मिली ट्रेन में, जब का रिजर्वेशन मिला तो आ गए। आप तो जहाजवाई चला देते हो जैसे आदमी ऑटो लेता है। बोले गुड्डू निकालो जहाज, चलना है। तो आजम खान उनने कहा मैंने अखबार में पढ़ा था कि लो। अब वो किसके खादिम हैं या खुद को खादिम बता के वो किस पे निशाना साध रहे हैं, ये तो बात साफ होनी होगी। खैर एहसन सिंह साहब, भाई देखो, आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय को भी नहीं छोड़ा, न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपनी कुर्ते की जेब में रख लिया। हाई कोर्ट को इधर वाली जेब में, सुप्रीम कोर्ट को इधर वाली जेब में। पूरा इंडिया अलायंस यही कहता है। जब जो नेता गिरफ्तार होता था वो कहता था कि कोर्ट और कचहरी कुछ नहीं, ये तो भाजपाइयों ने हमको गिरफ्तार किया। अब छूट के आ रहे हैं, तब क्या माना जाए? आपका मन पसीज गया, आप मतलब भाजपा का, या केवल अल्लाह का रहम है, या कुछ खेला है? दोनों तीनों चीजें आपने एक एक चीज स्पष्टता से बता दी है। आजम खान साहब आ रहे हैं तो तौकीर रजा जा रहे हैं, ये संजोग है कि प्रयोग, ये भी पता हो जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी हंसी लगेगी, अच्छा लगता है आपका डिबेट सुन के। देखिए, अपराध की एक न्यायिक प्रक्रिया है। अपराध के बाद तय होता है अपराधी कौन है, जो अपराधी है कि नहीं वो जेल जाता है। कानूनी प्रक्रिया है, जेल के बाद या तो बरी होता है या तो बेल पे आता है। तो बेल पे आए, बरी इनमें से कोई नहीं हुआ है, दोनों लोग बेल पर आए। हो सकता है कि अगर नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनको तकलीफ हो रही है तो उनको बोले गुनाहगार तो नहीं है, कल को दूसरा गुनाह करें और जेल में चले जाए, इसे को क्यों फायदा पहुंचाएंगे। तो बात इस बात की नहीं, बात इस बात की है कि कितनी अच्छी दयाराम जी ने पूछा और आपने भी पूछा कि जैसे आजम खान इतने बड़े नेता जेल से बाहर आते हैं और समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है, दुबे जी जवाब नहीं दे पाते। क्या आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आज होते या शिवपाल जी किन्हीं भी कारणों से जेल में से बाहर आ रहे होते तो उनके साथ भी अखिलेश यादव जी यही चिंता करते क्या, जिस तरह से आजम खान की बेपरवाह चिंता किए हैं या इरफान सोलंकी की बेपरवाह चिंता किए? नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, दूसरे जाति धर्म के लोगों का केवल उपयोग करती है। और आजम खान का इतना बड़ा एक है हमारा परिवार। तो आपको अमिताभ जी इतने वरिष्ठ वकील है, सॉरी पत्रकार है, कि आपने तो दिखाया कि रामपुर में भी आजम खान के मनचाहे व्यक्ति को टिकट न देकर आजम खान का जो दुश्मन था, जिससे उनकी पटरी नहीं है, जिससे उनकी बात ही नहीं बनती है, उनको टिकट देने के
का ख्याल क्यों समाजवादी पार्टी के आता है? इस नाते आता है अमिताभ जी कि आप देखे होंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही थी तो 4 ऐसी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आजम खान जी आए नहीं, क्योंकि जो सुपर ईगो है ना वो दोनों लोगों का क्लैश कर रहा था। सुपर ईगो वो आजम खान का भी और अखिलेश जी का। और जैसे ही अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो आजम खान जी को लगा कि मुख्यमंत्री शिवपाल जी नहीं बने तो हमको बनना चाहिए, तो उन्होंने मंत्रिमंडल का शपथ ही नहीं दिया। उस समय आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा तुम्हारे एक वरिष्ठ चाचा है, जाओ उनको मना के ले आओ और किसी तरह से शपथ अपते। ये सारा क्लेश उस समय से है, नहीं तो न ये संयोग है न ये प्रयोग है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। सितंबर के महीने में ही कोई बाहर आता है, कल को कहेंगे कि एक मुलाजम थे और दूसरा मौलवी बरेली के दंगे में अंदर चला गया। मुझे लगता है ना कोई संयोग है अमिताभ जी, न एक कोई प्रयोग है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस न्यायिक प्रक्रिया के नाते कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, जो गलती कर रहा है वो अंदर जा रहा है और जहां ट्रायल चल रही है वो बाहर आ रहे हैं। चौथी बात मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पे आ जाइए, क्योंकि लगे आज सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो आजम खान जी इससे थोड़े हष्ट-पुष्ट थे, तंदुरुस्त थे, आवाज भी कड़क थी, लोगों आकर्षण का भाव था, बहुत सारी चीजें थी। अभी 17 में किसकी सरकार बनी? आजम खान जेल में तो नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इरफान सोलंकी तब भी ऐसे ही बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग इस विश्वास के साथ विकास को अपना लिए हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास का कार्य होता है, अपराध का कार्य नहीं होता है कि अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाइए, अपराधियों को गले लगाइए, उसको हेलीकॉप्टर में बुलाकर चाय पिलाइए, मर जाए तो वहां फतिया पढ़ने जाइए। यहाँ तो एक ऐसी जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है कि अपराधी अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखे नहीं बरेली में मुख्यमंत्री जी ने तो कहा डेंट पेंट हो रहा है, और बार बार आपके चैनल पे दिखाया जाता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मुझे लगता है अगर कोई गुनाहगार है वो चाहे जेल में हो तो या जेल के बाहर हो तो, ना हम मछली खिलाते हैं, ना उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं, ना हम उसको बंद कराते हैं, ना हम आजाद कराते हैं। व्यक्ति स्वयं तय कर रखा है कि उसको जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में जाना है। उत्तर प्रदेश में ये दोनों चीजें हैं। आप गलत कार्य करेंगे, आप देखेंगे कई बार के विधायक, कई बार के सांसद आज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, पता नहीं ढूंढे नहीं मिल रहे। अमिताभ जी हमको भी और आपको भी नहीं ढूंढे मिल रहे। 500 काफिला चलता था, जिधर देख देते थे उधर का रास्ता साफ हो जाता था, कोई सामने से नहीं गुजर जाता था। बहन बेटियों को मदरसे से उठवा लेते थे, जमीनें कब्जा हो जाती थी और आके यहीं पे नोएडा में आईएसओ को की पिटाई धुलाई कुटाई कर देते थे। मुख्यमंत्री कहते थे मैं लाचार हूं। तो ये लाचार वाली सरकार नहीं है, ये ऐसी सरकार है जनता की पारदर्शी ईमानदार वफादार सरकार है जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। जो अपराधी है वो जेल में जाएगा और अगर ट्रायल चलेगा तो बाहर आएगा, और गुनाह साबित होगा तो पुनः जेल में जाएगा। हम किसी के लिए प्रयास नहीं करते हैं। आजम खान साहब ने से पूछा गया कि आपके प्रभाव में, आपके दबाव में दुबे जी कई टिकट सपा ने दी, तो उनने कहा बरखुरदार जब मैं रामपुर की टिकट नहीं करा पाया अपने आदमी को तो मेरे प्रभाव में किसकी टिकट कटेगी और किसकी मिलेगी? फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अब उनका स्पेशल इफेक्ट देखिए, कहा लेकिन रामपुर की जीत को आजम की हार न समझा जाए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। पॉज लिया, फिर बोले बहुत खराब हो जाएगी, बहुत दूर तक खराब हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब वो क्या अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका और आजम खान का रिश्ता क्या है। खैर मनीषा जी, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप दो नाव पर पैर नहीं रख सकते। या तो आप इस अवधारणा को मानिए कि भाई जेल जाना और जेल से बाहर आना एक व्यवस्था है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उससे व्यक्ति का यह तय होता है कि जेल गया और जेल से आया। या ये मानिए कि नहीं, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था दिखावा है, पॉलिटिकल सेटअप है, वो तय करता है कि भाई रामलाल जेल जाएगा और श्यामलाल बाहर आएगा। जेल जाने पे पॉलिटिकल सेटअप जिम्मेदार, आने पर दूसरा सेटअप उसका रास्ता खोल रहा है। ये थोड़ा सा फ्यूजन गड़बड़ हो जाता है नहीं?
या तो भाजपा ही जेल भेज रही, भाजपा ही जेल से निकाल रही। राहुल गांधी का, अखिलेश जी का आरोप, या एसन सिंह की बात मान लें कि भाजपा से क्या लेना देना, जैसा कर्म करोगे तैसा फल देगा भगवान, गड़बड़ी करोगे जेल जाओगे, अदालत में रोना पीटना करोगे छूट जमानत मिल जाएगी। मनीषा जी। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है, जो दो नावों पे पैर रखकर चलने वाली आपने बात कही है, दो धारणाओं को एक साथ जनता के बीच में अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, कि आप किस कंफर्टेबल स्टेटमेंट में हैं, वो आप जनता के बीच में रखना चाहते हैं। ये मैटर सिर्फ जमानत पे ही नहीं है। अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी नेता की जीत और हार को देखें, तो भी यही आप देख रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। जहां पे वो लोग जीत जाते हैं, वहां पे कहते हैं जनता ने अपना हमें एक बहुमत दिया और हम यहाँ से जीत गए, और वो सत्ता पक्ष को नहीं चाह रही जो वर्तमान में है। और अदरवाइज जहां से हार जाते हैं, वहां पे कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, यहाँ पे वोट चोरी जैसा अभी आजकल बहुत ज्यादा इस पे फैलाया हुआ है नैरेटिव, तो ये हमेशा से चलाते हैं। जहां पे वो सहज है, जहां पे उनको लगता है ये बात कहने में हमारा फायदा है, वो बात को वहां पे कहते हैं। जहां पे उनको लग रहा है कि नहीं, अब जैसे हमारे जो दुबे जी बैठे हैं, पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना, आपने तुरंत कोट किया मुझे मोहतरमा कह करके, तो मुझे सुना आपने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन समझना भी चाहिए था। मैंने भी वही बात कही थी जो बात आपने कही। मैंने कहा था कि आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी ने इन नेताओं को छुड़ाने में कोई भी प्रयास नहीं किया। आपने भी वही बात कही, कुदरत के कारण आ गए, कुदरत की बात है ये। मैं भी यही कह रही हूँ कि उनको कानूनी किस्मत पे छोड़ा गया। उनके लिए नेताओं ने ना पहले प्रयास किया, ना बाहर आने के बाद कोई भी ऐसा राजनीतिक उत्सव मनाया कि जिससे जो लोग बाहर आए थे वो एक नायक के तौर पर स्थापित हो जाते। कार्यकर्ता और जनता दोनों में ये मैसेज जाता कि नहीं, सपा जो है वो इनके साथ थी, इन्होंने बहुत मेहनत करी और हमारे साथ भी करेगी। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा सोच सकता था, और जनता के लिए भी एक ऐसा स्टैब्लिश लीडर रहता। लेकिन जितने भी नेता बाहर आ रहे हैं, जो ऐसा पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रही हूं, और ये चीज आप लोग देखिए, आपकी पार्टी की बहुत बड़ी कमी है कि आप लोग उन लोगों के बाहर आने में खुश नहीं दिख रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश जनता में नहीं जा रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से और अखबार के माध्यम से अगर आपके यहाँ के नेताओं को ये पता चले कि वो उनसे कब मिलने जा रहे हैं, जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये एक अच्छा संदेश आप जनता में नहीं दे ठीक है रहे मनीषा हैं। जी, और मुझे कुछ ऐसा भी लगता है, मुझे कुछ जी। ऐसा भी लगता है कि जो आपके नेता हैं वो खुद डरे हुए हैं कि कहीं इन नेताओं के कुछ एक्शन और स्टेटमेंट से कहीं ऐसा ना हो ये इनको ही नुकसान दे जाए और हिंदुओं का कुछ ऐसा पोलराइजेशन हो जाए, नुकसान दे जाए। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे वो भी दो दांव में हो गए कि इधर जाए कि उधर जाए। ठीक। भार्गव साहब, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मौसम बदल गया है और ये सारे जेल यात्रियों की जो आमद हो रही है बाहर जमानत पर, ये बता रही है कि 27 में साइकिल आने वाली है। रुचि वीरा को सुन लीजिए, और तमाम लोगों ने फेसबुक पर लिखा है, किसी ने एक्स पर लिखा कि 27 में हम आ रहे हैं, इसीलिए सारे लोग छूट कर आ रहे हैं। चाहे मुख्तार का लड़का हो, चाहे आजम खान हो, चाहे इरफान हो, चाहे रामेश्वर हो, चाहे जोगिंदर हो। भार्गव जी, वो करे हमारे शूरवीर सब आ गए हैं मैदान में, अब इसका मतलब है कि 27 में सरकार आ रही है। अच्छा, जब ये जेल में गए थे तो इसका मतलब ये था कि सरकार नहीं आएगी, इनके आने से ही सरकार आएगी, ऐसा है क्या? देखिए अमिताभ भाई, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या उनके सिपा सलाहकार हैं, स्वयंभू जो पिताजी की गद्दी को छोड़ करके पहली बार इतिहासों में दर्ज हुआ, या हमने मुगल शासन में देखा था कि अपनी पिता की गद्दी को छोड़ करके बने, या तो फिर श्री अखिलेश यादव को मैंने देखा अपनी लाइफ में 50 साल की जो मैंने लाइफ। दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी, वो कहाँ पार्टी रही। देखिए अखिलेश यादव ने यहाँ दो बात साझा इन्होंने किया कि ये लोग अगर आएंगे तो पीडीए का नारा कर रहे हैं, ये पीडीए पीडीए यानी कि पीडी यानी कि प्रताड़ित जो व्यक्ति है उसको ये कैसे छोड़ दे, उसकी संभावना हमेशा तलाशते रहते हैं। इनको पता है कि आजम खां के जेल से निकलने के बाद अगर मैं गया तो जिस वर्ग की मैं चिंता नहीं करता वह वर्ग मुझसे छूट जाएगा, इसलिए मिलने नहीं। लेकिन दो नाव में सवारी करने वाला अमिताभ भाई हमेशा जो है नदी में डूब जाता है, वो तैर के निकल नहीं पाता।
ये स्थिति आज समाजवादी पार्टी के मुखिया की हो गई। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करे तो क्या करे, इतने दिनों से उनको कुछ उल्लास हर्षों का कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो यही कहेंगे। तो इसका मतलब अभी जो बरेली वाले साहब गए तो उनके जाने से क्या होगा। और मजे की बात ये बेल पे है, ये तो है नहीं कि इनको बिल्कुल कोर्ट ने इनको बिल्कुल बरी कर दिया, नहीं इनके कोई चार्ज नहीं है, बेल पर है। हो सकता है किसी कारणवश किसी अदालती कार्रवाई में कहीं खामियां नजर आए, दोबारा जेल जाए, तब ये लोग क्या करेंगे कि अब हमारी सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी अंतोगतता यही नहीं समझ पा रही है, जो अति पिछड़ा अति दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसको शिक्षा रोजगार दवाई की बात करनी चाहिए। आप देखिए पिछले 8.5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग और सपा मुखिया स्वयं विपक्ष में हैं। कभी जनता की इन्होंने बात किया, कभी जनता के सुख दुख को लेकर उठाया, कभी जनता के मुख्य बिंदु को लेकर सदन में बैठने का काम किया, या जो जातिवाद जनगणना को लेकर बार बार मुखर होते हैं, कभी सदन में जातिवाद जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनके विधायक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो, या राष्ट्रीय आयोग का कमीशन जो केंद्र में 31 जुलाई 2023 को हो गया है, कभी भी उजागर हो सकता, उसकी कैसे चिंता हो, उसमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की संभावनाएं मिलती है। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इसी तरह मैं और मेरा भाई, मेरा चाचा जो है गोपाल जी हो चाहे राम गोपाल जी। भार्गव जी अभी रुकना होगा, आएंगे आपके पास, आएंगे। दुबे जी, रुचि बीरा अभी जो कह रही थी उसका काव्य में अर्थ ये था, अनुवाद ये था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। वो कह रही थी अब काली रात छट गई, सूर्योदय हो गया है, 27 में सरकार बना रहे हैं। क्या इन्हीं लोगों के 6-7 लोग जो छूट के आए हैं, इन्हीं के जेल में रहने के कारण कृपा रुकी हुई थी? जैसे निर्मल बाबा कहते थे कि भाई कृपा रुकी हुई है, हरी चटनी के साथ समोसा खाओ तो कृपा आए। क्या ये 5-6 लोगों के कारण सरकार नहीं बन पाई? अभी एहसन सिंह तो कह रहे थे कि जब सरकार का चुनाव हुआ तब इनमें से साहब बहुत सारे लोग जेल में थोड़े नहीं थे। 22 में भी इरफान वहीं थे, कानपुर में बहुत सारे लोग थे। दुबे जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अब माहौल बदल गया है और मौसम में अब वो हवा बह रही है जो सरकार बनाने वाली हवा है? दुबे जी, भैया अनम्यूट कर लो आप सिस्टम को। जी हेलो, आवाज आ रही? जी 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 जी, जी बिल्कुल। देखिए अवतार साहब, एक चीज होती है कि अगर परिवार में कोई दुखी है, तकलीफ अगर वो सही हो जाता है तो निश्चित तौर पर हर्षोल्लास का या उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के साथ खुशी तो आती है निश्चित तौर पे। तो इनका छूटना भी उसी का एक कड़ी है कि भाई इनके भी आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। जब कोई व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति ऐसा हो तो अगर वो बाहर आता है, देखिए हाँ, इरफान सोलंकी की वाइफ ने चुनाव लड़ा, जीती ना, जनता का समर्थन था ना। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो जन नेता नहीं है। अगर जन नेता नहीं होता तो वाइफ इलेक्शन नहीं जीतती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो जन नेता उनके सुख दुख में खड़े होते हैं तो उसके आसपास जो माहौल है वो भी माहौल पॉजिटिव होता है। तो निश्चित तौर पर कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो हमारी 27 की यात्रा है, उस 27 की यात्रा में एक मजबूत कदम होगा, ये बात उनकी है। दूसरा, अभी तो भाजपा के प्रवक्ता बोले कि वो किसी को मानते नहीं। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है जब पार्टी में होते हैं तब वहाँ चाहे राजम खां साहब हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, चाहे छोटे चाचा जी हो, कोई उनसे बड़ा नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है। नाते रिश्ते सब घर के होते हैं। एक चीज याद रखना, आपके यहाँ जो है ना, जो, अरे सुनिए यार, देखो बीच में मत बोला करिए, सुनिए क्या बता रहा हूँ आप, आगे सुनिए यार, फिर भी ये चीज गलत है, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो। नहीं, दयाराम जी की बात आ जाए। भैया आप बोलो, दुबे जी आप बोलो, जी दुबे जी आप बोलिए।
जी जी, आपकी आवाज आ रही है अगर जी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके दोनों लड़के हैं, जब राष्ट्रीय फॉर्म पार्टी के फोरम पे होंगे तो वहां पिता पुत्र का संबंध नहीं होगा, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रमुख महासचिव या महासचिव जो भी है उसका संबंध होता है। तो ये चीज थोड़ा समझो, आप राजनीति में हैं, ठीक है, इसमें संबंध होंगे, लेकिन पार्टी में सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। अब दूसरी चीज, ये मैडम ने भी बोला कि मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा था। देखिए, मैं उस चीज को मानता हूं कि जो भी चीजें होती हैं हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम उनके पीछे क्या कर रहे नहीं कर रहे, हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए मेहनत नहीं की गई, लेकिन वक्त के अनुसार कुछ हालात ऐसे होते हैं। अभी आपने भी जो बोला कि भाई फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए, भैया मैंने आपको पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाना चाहती है। आप अगर अवतार जी 2-3 दिन भी नहीं, एक दिन केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आप जाइए किसी भी मुद्दे पे जो जनहित के मुद्दे हैं, अगर आप यहाँ दूसरे दिन बैठ के दिखाई दे जाए, मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा। हम बता देंगे, अभी बता देंगे, लेकिन मैं गुलामी तब भी नहीं कराऊंगा आपसे, मैं बता अभी दूंगा, बता अभी दूंगा, गुलामी तब भी नहीं कराऊंगा, आप भाई हैं। हाँ, मैंने मैं अभी बता दूंगा जो मैं कर चुका। भैया एक मिनट डॉक्टर साहब, जो कर चुका और उसके बाद यहाँ बैठा हुआ वो बता दूंगा अभी, और रिकॉर्ड यूट्यूब से चेक कर लेना, है ना। मैं बीच में छोड़ते नहीं, मैं घाट तक छोड़ के आता हूँ आदमी को, बीच में नहीं उतारता कभी, घाट तक छोड़ के आता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत जो है, अरे भैया भाजपा वाले की बात एसएन सिंह जाने और सपा की जाने दुबे जी, ठीक। मैं अभी आप एक मिनट दादा, एक मिनट, मैं 4 उदाहरण दे रहा हूं, 4 उदाहरण दे रहा हूं, यूट्यूब पर चेक कर लेना। और गुलामी की बात में आप मेरे भाई हो, आपका स्थान मेरे हृदय में है, गुलामी की बात ठीक नहीं। गुलामी हम लोग कब की छोड़ चुके, अब कोई मुगल बादशाह है क्या ससुरिया। 2019 या 20 में शायद, 20 किसका समय रहा होगा, टीईटी के 25 लाख बच्चे बैठे इम्तिहान में और इम्तिहान का पर्चा लीक हो गया। पूरे मीडिया को उठा के देख लीजिए, दुबे जी चुनौती दे रहा हूं विनम्रता से, मुझसे तीखा, मुझसे प्रखर किसी ने बोला हो तो मुझे एक मैसेज डाल देना कि भैया हमने ये वीडियो ढूंढ लिया, ये आपसे 20 है क्या, जितने चैनल हैं सबको ढूंढ ले आना ना। हमको सावधान 22 पसेरे में ना तौलो महाराज, संकट हो जाएगा ना, आपके लिए संकट हो जाएगा। अब और रुको, और 2-4 बता दे ताकि हमेशा के लिए तबीयत आपकी दुरुस्त रहे। ठीक है, बताओ। 6.5 लाख अध्यापकों के लिए एक आदेश जारी हुआ कि सब लोग कल सुबह से डिजिटल हाजिरी लगाएंगे, स्कूल कैसे पहुंचेगी इसकी चिंता नहीं, हाजिरी डिजिटल लगेगी। अकेला मैं था, फिर यूट्यूब पर ढूंढिए जाके मिल जाएगा, उसमें आज तक भी है, कल तक भी है और हम भी है, सब है, ठीक, ढूंढिए जाके। मैं था जिसने पहले दिन से उस फैसले की आलोचना की, कटघरे में खड़ा किया और तीसरे दिन उस फैसले को रिवर्ट करा दिया, दो समझ गए ना, जो काम नेता नहीं करा सकते। तीसरे दिन वो फैसला रिवर्ट हो गया। मैंने 4.5 लाख पुलिस वालों के लिए एक प्रश्न उठाया। भाजपा की सरकार थी, ओपी सिंह डीजीपी थे। मैंने कहा 5 रुपया पोषण भत्ता दे रहे हो, मजाक कर रहे हो, खैरात दे रहे हो, भीख दे रहे हो क्या? 5 रुपए में एक समोसा नहीं आता है, पोषण क्या होगा? जिस दिन मैंने कहा उसके 10 दिन के भीतर भत्ते रिवाइज हो गए, नए भत्ते अनाउंस हो गए। दुबे जी नोट करते जाओ, नहीं फिर आप किसी दिन ऐसे उठ के कुछ ना कुछ बोल दोगे, ये सब नहीं चलेगा। नहीं बोल नहीं देंगे हम एग्जाम ठीक, इसलिए और मैं यही हूं, मैं यहीं बैठा हूं मेरे भाई, इसलिए वो और लोग होंगे जिनके लिए ये सब बातें को यार हम कहा है।
आपकी सरकार थी तब भी मेरे पास यही कंठ था, सुन लो, इनकी सरकार है तब भी, और कल किसी तीसरे की आएगी तब भी, मेरी सेहत में क्या फर्क भाई, मुझे टिकट लेना है, मेरा आप लोग क्या करोगे? जानते हो, हम भी इसलिए ये सब हमको ना समझाओ, अपनी पार्टी के लोगों को कोई सब बताओ, ठीक है, मेरे साथ नहीं करोगे, मैं घर तक छोड़ के आऊंगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात कहोगे तो फिर अब लोगों ने देखा कि मैंने 4 उदाहरण दे दिए जो मुझे ऑफेंड याद आए, अब आप क्या बोलोगे? आप तो नौकरी करते हैं, यहाँ तो चैनल के मालिक बदल गए महाराज, वो परिस्थितियां पैदा हो अरे गई। बदल गए होंगे, बंद हो गए। ठीक ठीक, चैनल अभी रुकना बंद होगा, हो गए। दुबे जी रुकना होगा। कोई बदल गया हो, बंद हो गया हो, वो जाने, उसका काम जाने। आपने अमिताभ अग्निहोत्री से पूछा, अमिताभ अग्निहोत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया, अब आपकी बोलती बंद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या यार? मैं ये नेता थोड़ी नहीं हूं कि गोल गोल बातें जलेबी घुमाऊं, ना 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 ना। मैं इतने ऊंची आवाज में उत्तर दूंगा कि पूरा देश सुनेगा। आप नेता जेल गए, पत्रकार जेल गए, चैनल खुले, चैनल बंद हो गए, सारी कहानियां होंगी। मैं तो अपनी जानता, आपने मुझसे सवाल किया था ना कि आप एक बार ऐसा बोल दोगे तो मेरा दावा है अगले दिन यहां नहीं बैठोगे। मैंने 4 उदाहरण बता दिया, फिर भी यहां हूं। और सुन लो, जब आप प्रवक्ता नहीं थे, सपा में थे कि नहीं थे मुझे मतलब, प्रवक्ता नहीं थे, हम मुलायम सिंह की सरकार में भी ऐसे बोले, हम मायावती की सरकार में भी ऐसे बोले, नारायण दत्त की सरकार में भी ऐसे ही लिखे, तब बोलने का काम तो था नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे ही रहे, ठीक। बहुत सरकारें देख ली, बहुत नेता देख ली, इसलिए हमको ना समझाओ महाराज। नानी के आगे ननिहाल की बातें ठीक नहीं होती। अब नानी को बताओगे कि ननिहाल में क्या होता है यार? गजब आदमी हो, नौकरी चली गई लोगों की, गजब आदमी हो, वो और लोग होंगे जिनको समझाओ। खैर ठीक है। एहसन सिंह, समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है, आप भाजपा का क्या वो है कि ये जो 5-6 लोग जमानत पर आए हैं, ये लोग जब इनकी जमानत पर आने से माहौल, अभी रुचि बीरा को मैं सुन रहा था, सांसद है मुरादाबाद से, वो कह रही थी कि अब हवाएं बदल गई हैं और हम 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, अच्छा लग रहा है अमिताभ जी, मुझे लगता है नेचर सिग्नेचर चेंज थोड़े ना होता है। आप चाहे 1 पाव नमक जीभ पे रख लीजिए, चाहे 1 ग्राम 1 दाना भी रखेंगे, नमक तो नमकीन ही रखेगा। नहीं, इनकी सरकारों में अपराध और अपराधियों के नाते ही सरकार बनती और बिगड़ती रही। आप देखे होंगे मुख्तार अंसारी जो है, धारा 144 लगी थी और मऊ में 5 दिन तक 500 सलों के साथ नंगा नाच करता रहा, यादवों की हत्या करता रहा, दुधियाओं की हत्या करता रहा। जब आदरणीय मुलायम सिंह जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा वोट का सवाल है। आप देखे होंगे इनकी सरकार में जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला गया, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि इससे भी हम अधिक कार्य कर सकते थे। निश्चित तौर पे जिनकी सरकारें ऐसे अपराधियों से बनती बिगड़ती रही, उनको ऐसा भरोसा होगा, वो भरोसा टूटता नहीं है। कहा गया ना, गांव में एक बड़ी देसी कहावत है कि जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। लेकिन इनको बताना होगा कि वो अपराधी 17 में भी थे, वो अपराधी 22 में भी थे। हाँ, कुछ लोग काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन अब अपराधियों के नाते सरकार और सत्ता न बनती है न बिगड़ती है। एक दूसरी बात मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को, हालांकि इस विषय पे आज डिबेट नहीं हो रहा था कि कौन कैसा सवाल पूछता है। भाई, एक जिम्मेदार चैनल में एक इनके प्रवक्ता बैठकर और कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम चैनल से ही आपको उठवा ले जाएंगे। कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन इनके सरकार में जगेंद्र राम का एक पत्रकार एक सवाल उठाता है और जिंदा जला के मार दिया जाता है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सोचना और समझना चाहिए कि एसटी असद जी का रोज बयान आता है, इमरान मसूद जी का रोज बयान आता है, अखिलेश यादव जी के रोज बयान आते हैं। और अगर नहीं बयान आते हैं तो आप विधानसभा की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा कि इनके पार्टी के लोगों का व्यवहार और कैसे कैसे बयान देते हैं। आज ये जनता जानकार है अमिताभ जी, ना मेरे बोलने से, ना इनके बोलने से, ना आपके बोलने से। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता जानती है कि कौन कार्य करता है। एक चीज पूछना चाहता हूँ अमिताभ जी, 10 साल के बाद भी 17 से 27 होने जा रहा है, 10 साल के बाद भी आप रुचि बीरा हो चाहे ये प्रवक्ता, केवल अपराधियों के बल पर आप चुनाव लड़ने जाएंगे। आप बताने का काम ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 370 जैसी धारा समाप्त करना है, भव्य राम का मंदिर बना है, 3 तलाक पे कानून ले आना है, या उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, तो मेरे पास भी कुछ है। क्या है आपके पास?
यही इरफान सोलंकी, आजम खान किस नाते जेल में गए? 90 लोग उसी गांव के, वहीं के रहने वाले, उसी धर्म संप्रदाय के, उन्होंने कहा हमारी जमीन पर कब्जा किया। इरफान सोलंकी किस में गए? अपराध के मामले में अगर कोई जेल जाता है और आप कहते हैं उसको लेके हम चुनाव जीत जाएंगे, तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, या स्वतः मूर्ख है? ये तो मुझे लगता है अमिताभ जी, आपके दर्शक तय कर लेंगे इस चैनल के माध्यम से कि 10 साल के बाद भी न मोदी जी के बराबर किसी के पास नीति है, न नेता है, न नियति है, न कार्यकर्ता है, न कार्यक्रम है। और अमिताभ जी, कोई भी पार्टी तभी चलती है जब उसके पास कोई नेता होता है, कोई कार्यकर्ता, कोई कार्यक्रम होता है। मैं पूछूंगा आदरणीय दुबे जी से, बड़ी विनम्रता से इस बात को पूछूंगा, और दर्शक भी देख रहे होंगे, वो चीजों को समझेंगे। आज कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी में, किसी की हैसियत है, किसी की औकात है कि दूसरे किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, मत, मजहब का मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा? तो ये जो पार्टी बेस राजनीति थी, इसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने स्वतः बदल दिया। आज मध्य प्रदेश में आपको कोई और देखने को मिलेगा, राजस्थान में कोई और मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कोई और मिलेगा, उत्तराखंड में कोई और मिलेगा, उड़ीसा में कोई और मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में कोई और मिलेगा। राजनीति इस करवट चल रही है। आज अपराध की राजनीति नहीं है, जहां गोली बंदूक के दम पे पहली बार आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। दुबे जी को बताइएगा, बीपी सिंह जी ने भेजा था एक पर्यवेक्षक बना के देवीलाल जी को कि आप जाइए, समझाइए, और चौधरी चरण सिंह जी के लड़के चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन डीपी यादव जी के साथ मिलकर रात भर असलहों की व्यवस्था करके आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। गेस्ट हाउस जैसा कांड इसी नाते हुआ कि बाहुबलियों को इकट्ठा करके वो मुख्यमंत्री बना जाता था। इसलिए मैं कतई दोष नहीं दूंगा अमिताभ जी कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि इन्होंने सरकार और सत्ता का सुख अपराध के बल पे भोगा है, इसलिए इनकी ये कथनी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक और जानती है कि हाँ, बाबा का बुलडोजर चलता नहीं है, मैराथन दौड़ से चल रहा है, अपराधी है नहीं। अपराधियों को मैं कैसे कुछ कह सकता हूं? या तो काल के गाल में समा गए, या तो जेल की हवा खा रहे हैं। जो बाहर आ रहे हैं वो भी दफ्ती लगा के कभी रात को कभी दिन में बाबा से अनुनय विनय कर सकते हैं कि मेरी जान बख्श दीजिए प्रभु, मैं रहूंगा तो कहीं ठेला लगा लूंगा, कहीं अंडा बेच लूंगा, पंचर की दुकान लगा लूंगा, जान बचे तो लाखों पाए। इसलिए किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में अपराध के बल पे सरकार बना। कल मैंने बरेली पर चर्चा के दौरान कहा था कि भाई योगी जी वैसे डॉक्टर हैं जो आप मरीज कहे कि नहीं हमने 2 गोली खा ली डोलो की, अब हमें हरारत नहीं, वो कहते ना एंटीबायोटिक का 9 दिन का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। क्या बरेली में वो वही कोर्स पूरा कर रहे हैं ताकि बीमारी जड़ से जाए। एक दिन डोलो खाने से फिर बीमारी लौट सकती है। बरेली में हाहाकार 120 मिनट में शांत हो गया। खैर ये विषय तो विषयांतर हो गया, लेकिन आज की जो चर्चा थी ना, वो इस बात पर थी कि 2 नैरेटिव लेके आप नहीं चल सकते। एक और आपके शिखर नेतृत्व तो ये कहे कि देश की न्यायपालिका भाजपा ने बंधक बना ली, और दूसरी तरफ उस न्यायपालिका से जब आपको राहत मिले तो आप कहो कि ये तो हमारे कर्म इतने अच्छे, अल्लाह की मेहरबानी इतनी बड़ी, और अदालत ने तो दूध का दूध पानी का पानी किया, हम अच्छे बच्चे थे हमें छोड़ दिया। ये नहीं चलेगा। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, पक्ष में नहीं दिया तो बता दिया कि फलाने के यहां आरती में मोदी गए थे तो यही फैसले आएंगे, कर लो बात। क्या राजनीतिक दलों को बॉन्ड से चंदा वाले मसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने कहा चंद्रचूड़ साहब जिंदाबाद, और उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने एक और फैसला कर दिया। वो अच्छा नहीं लगा दुबे जी को, तो दुबे जी ने कहा हम तो पहले जानते थे, गणेश पूजा में प्रधानमंत्री उनके घर गए थे, ये भी संघी है। लो, उनको भी संघी बता दिया चंद्रचूड़ को, जबकि उनके पुरखे वकालत में थे, बाबा पिता भी चीफ जस्टिस है।
उनको संगी बता दिया। अब यहां मैं वो बात नहीं कहूंगा जो आजम खान ने कभी कही थी, दयाराम भार्गव को शायद याद हो, मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने नेताजी के लिए एक बार कहा था, तब आरएसएस का गणवेश हाफ पैंट था, तो आजम खान ने कहा था, मैं बोलूं, छोड़ो जाने दो, क्या बोले, मैंने देखा है अंदर हाफ पैंट है। आजम खान ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, आजम खान ने कहा था। ये समस्या है। और दूसरी बात, हमेशा इस बात का मैं प्रवक्ताओं से कहता हूं, इस बात का ख्याल रखिए कि सारे धान 22 पसेरी चलाने की कोशिश मत करिए, उस कोशिश में दुर्घटना हो जाती है, क्या चेहरा खराब हो जाता है। अब कुछ भी छुप नहीं सकता, सब कुछ पड़ा है, वो किसी के मिट नहीं सकता। अमर सिंह की सीडी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, लेकिन सीडी तो है ना। बिपाशा बसु और अमर सिंह की बातचीत है ना, चाहे जो सुने, बिहार वाला सुने, चाहे जालंधर वाला सुने, और चाहे सपाई सुने। हेलो हेलो, कौन बोल रही हो? बोले बिपाशा बोल रहे हो बेबी, क्या है ना। अब कुछ नहीं छुपता, मैंने उसके आगे तो बताया नहीं कि और क्या क्या बात हुई, नहीं तो बहुत हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। वो भी चाचा थे, क्या बिपाशा कह रही हो, क्या सब प्रखर समाजवादी आदरणीय स्वर्गीय अमर सिंह जी कह रहे हैं? वो तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जनेश्वर जी ने एक बार मुझसे कहा था, दुबे जी, हमने कहा ये अमर सिंह को कहां से पकड़ लाए, तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी ये तो हमारे पास पले पलाए बड़े हो आए हैं, हमारे तो इन्हें पाला नहीं, ये कांग्रेस स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो खैर सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ना उसमें राई रत्ती मैं बदलाव कर सकता हूं, ना समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल कोई कर सकता है। नहीं, ये चिंता वो लोग करते हैं जो कागज लेके पीछे चलते हैं, मंत्री के, मुख्यमंत्री के, सरकार, प्रधानमंत्री के। क्या दुबे जी, मैं 40 वर्ष में जब भी मिला किसी से ना कागज रखा ना कलम रखा, मेरा क्या कर लोगे? किसी सरकारी विभाग में केंद्र से लेके और चुंगी तक के दफ्तर में अमिताभ अग्निहोत्री के नाम की एप्लीकेशन नहीं है, क्या कि हमको एक पानी के टैंकर की स्वीकृति दे दी जाए। आप सबका हमको मालूम है 3-5, ये भी है, हमको मालूम है जन्नत हकीकत क्या है। आपका पूरा पोस्टमार्टम मैं कर दूंगा 5 मिनट में, क्योंकि हमको मालूम है कि जो साइकिल पर चूहा मार दबा बेचते थे वो 10,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए। मैं आपको पोस्टमार्टम कर दूंगा भाई। जिनके पास साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, वो लोग 3 बोले भैया 3 जहाज ले लिए, मैंने गाड़ियां छोड़ो 3 जहाज ले लिए। क्या ससुर घर ही खड़े रहते हैं, हमने कहीं जाना हो, ब्याह बारात में, तुमने जहाज तो है, मैंने ठीक किया। क्या काम करते हैं वो? मैं नाम लेके चेहरे खराब कर दूंगा तब। हमने बहुत बसंत देखे मित्र, इसलिए ना अपनी अपनी बात कहो, आनंद से जाओ, आनंद से आओ। मेरे साथ ही हेड ऑन करने की कोशिश मत करिए व्यक्तिगत तौर पर ना। आप लोग तो चलो प्रवक्ता हो, आपका क्या स्टेक है? कोई बहुत स्टेक तो है नहीं। मान लो अभी पार्टी आपका नाम ड्रॉप कर देगी तो रामलाल आने लगेंगे, लेकिन आपके नासमझी से, नादानी से बड़े चेहरों का नुकसान हो जाएगा आप सब लोगों की पार्टियों के। क्या मैं दयाराम भार्गव से थोड़ी भूल जाऊंगा, मैं फिर ओम प्रकाश राजभर का पोस्टमार्टम कर दूंगा ना। तब क्या करोगे? तो राजभर इनको ढूंढेंगे बंदूक लेके कि दयाराम आ गए, बोल आप इधर हाजिर करो। 2000 समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इन सब में मत पड़िए, अच्छी अच्छी बात करो, अपनी पार्टी की तर्क दो और आनंद लो, ठीक? नहीं तो परिस्थितियां खराब हो जाती हैं कई बार। और भाजपा के साथ किसने कब कहां अलाइन किया वो भी हम बता देंगे, हैं? नेताजी
और भाजपा के बीच में अलाइनमेंट कब हुआ और किसके घर हुआ वो भी हम बता देंगे। जय जेटली घर मुलायम सिंह पहुंचे थे, आपने बस याद बता पाओगे, मैं बता दूंगा। और अडवाणी जी को जय जेटली अपनी गाड़ी में बैठाल के ले गई थी वहां पंडारा सुंदर नगर वाले उसमें, तो क्या बात हुई थी वो भी बता दूंगा। इसलिए जो विषय है उस पर रहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।